फोन पर शीतल अपने कमरे में चैटिंग कर रही होती है। तभी उसकी माँ केतकी हाथों में कुछ लड़कों की फोटो लेकर कमरे में आती है। शीतल बेटी, पंडित जी ने तेरे लिए एक से बढ़कर एक लड़कों की फोटो भेजा है। मुझको और तेरे पापा को ये 2 लड़के पसंद आए। लड़का अपने परिवार के साथ गांव में रहता है, लेकिन खूब खेती बाड़ी और जमीन जायदाद है। केतकी के गांव में शादी करने की बात से शीतल भड़क सी गई। माँ, मैं किसी गांव में शादी नहीं करने वाली। गांव के लोगों का रहन सहन हमसे कितना अलग होता है। मैं शुरू से शहर में रही हूँ, वहां एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, और मुझे ये लड़की भी पसंद नहीं है। शीतल दोनों लड़कों की फोटो को छांट देती है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तुझको आखिर कैसा लड़का चाहिए? ना तुझे शहर के लड़के पसंद पड़ रहे हैं, ना गांव के। आखिर इन लड़कों में क्या खराबी है? कितने सुंदर हैं और शहर में रखा क्या है? लड़के दिखने में अच्छे मिलते हैं तो उनका शहर में अपना मकान नहीं है। गांव में क्या कुछ नहीं है? ताजी शुद्ध हवा, खुला वातावरण और शांति सुकून भी। मम्मी, आप चाहे जो मर्जी कह लो, मैं गांव में शादी करने के लिए रेडी नहीं होने वाली। इतना कहकर शीतल अपना फोन उठाकर सीधा छत पर आ जाती है, जहां हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तभी वो पवन को कॉल मिलाती है। हेलो शीतल, क्या बात है, इस टाइम को फोन किया? पवन, तुम मेरे मम्मी पापा से मेरा रिश्ता मांगने कब आ रहे हो? मम्मी अब मेरी शादी करवाने के लिए नहा धोकर पीछे पड़ गई हैं। मैं उन्हें और नहीं रोक सकती। तुम प्लीज अपनी फैमिली से बात कर लो, वरना लास्ट में अफसोस करते रह जाना। शीतल, तुम नाराज मत हो, मैं आज ही मेरे परिवार से बात करता हूँ। फाइन। इतना कहकर शीतल ने कॉल कट कर दिया। जहाँ छत पर बारिश के चलते मच्छर लग रहे थे, तभी एक मोटा मच्छर उसको काट कर उड़ जाता है। आउच, इस मच्छर ने कितना तेज का काट दिया। ये बरसात का मौसम, लगता नहीं कि मच्छर गदर मचाने लगते हैं। पता नहीं गांव के लोग कैसे रहते हैं। छत पर मच्छर भरे होने के चलते शीतल सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ पवन गांव में फोन लगाता था, जहां सभी घर के बाहर चटाई बिछाकर खा रहे थे। वहीं घर से थोड़ी दूर पर खेत भी थे। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रह बेटा, बड़े दिनों बाद फोन करा। शहर जाकर तो तू भूल ही गया। समाचार में देखा था कि शहर में बड़ी गर्मी पड़ रही है। खाना पीना समय से तो खा रहा है? जी माँ। हाँ, मगर जो स्वाद गांव के खान पान में है वो शहर के खाने में कहाँ से मिलेगा? और माँ, खाना पीना हो गया? नहीं बेटा, बस खाना पीना चल ही रहा है। सब लोग बाहर चटाई बिछाकर बैठे। बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लगती तो यहीं खा लेते। तू भी जल्दी से गांव आ जा ताकि तेरी शादी करवा दे। फिर बहू को तेरे साथ शहर भेज देंगे तो पका पकाया खाना पीना तो बनाकर खिलाएगी तुझे। तू हाँ कहे तो लड़की देखूं। वो माँ, मुझे आपसे शादी के विषय में बात करनी थी। दरअसल मुझे यहाँ शहर में एक लड़की पसंद आ गई है, काफी अच्छी है। आप बाबूजी से बात कर लो। चल ठीक है, मैं बताती हूँ बाबूजी से बात करके। पवन कॉल काट देता है। आशा एक साथ सभी के खाने की थाली लगाती है। वही नीतू हाथ पंखा लेकर बैठी थी। जब कभी हवा चलने बंद हो जाती तो बीच में हवा करती है। तभी खाना खाते खाते ससुर सुरेंद्र ने पूछा, क्या कह रहा था पवन? नौकरी चाकरी तो ठीक चल रही है? जी जी, कामकाज तो सही चल रहा है। अजी वो मैं कह रही थी। कलावती संकोच करते हुए सभी को पूरी बात बताती, जिसे सुनकर घर की बड़ी मुखिया दादी सास कमला कुड़कुड़ाती हैं। बस यही दिन देखना बाकी रह गया कि पोता लव मैरिज करके शहर वाली बहू को लिया। शहर की लड़कियों के 10 नखरे होते हैं, गांव के रहन सहन में 4 दिन नहीं रह पाएंगी। माँ दादी बिल्कुल ठीक कह रही। शहर की लड़की घर तोड़ने वाली होती है। मेरी सहेली डिम्पल है ना, उसकी भी शहर की भाभी है। शादी के बाद 2 दिन भी गांव में नहीं रही। कमला और नीतू की बात सुन आशा कहती है, नीतू जरूरी थोड़ी शहर की लड़की घर परिवार को जोड़ कर नहीं रख सकती। माँ जी मेरी मानिए, देवर जी की शादी उनके मन पसंद से कर दीजिए। वैसे भी जैसा देश होता है वैसा भेष तो इंसान को अपनाना पड़ता है। आशा के समझाने पर सब पवन की शादी शहर की शीतल से करवाने के लिए मान जाते हैं। थोड़े दिनों में पवन शीतल से शादी करके उसे अपने गाँव में ले आता है, जहाँ उनका घर काफी ज्यादा खुला था। घर के बाहर बड़ा सा आंगन छोड़ रखा था, जहाँ नीतू आशा बाहर खटिया बिछाकर दुपट्टे पर दाल की बड़ी बना रही हैं। भाभी आज तो बिल्कुल पापड़ सूखने लायक करारी धूप हो रखी है। सही कहा नीतू, दाल की बड़ी बनाने के साथ हमें थोड़े चावल के पापड़ भी बना लेने चाहिए थे। दाल चावल पर खाने में अच्छे लगते हैं। तभी पवन दोनों हाथ में सूटकेस लिए शीतल के साथ आता है। शीतल ने स्लीवलेस ब्लाउज और हल्के बॉर्डर की मॉडर्न साड़ी पहन रखी थी। नमस्ते आशा भाभी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सब लोग अंदर बैठे। देवर जी चलिए। कैसी हो शीतल? मैं अच्छी हूँ। सभी लोग घर के अंदर आते हैं, जहाँ बिजली कट रखी थी। गर्मी से परेशान सभी हाथ पंखा कर रहे थे। हे भगवान जी, आज तो कितनी घमस वाली गर्मी हो रखी है। छत तो जैसे आग फेंक रहा है। मन बेचैन बेचैन करके रख दिया है। कलावती मकान के ऊपर छत बना रखी है, इसीलिए सीधी धूप लगती है। ऊपर भी 1-2 कमरा बैठा देते तो नीचे थोड़ी ठंडक रहती।
जी ये गमस में मेरी हालत खराब हो रखी है और तुम्हें हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत खाने की पड़ी है। माँ भाभी भैया आ गए हैं। तुम दोनों ऐसे टाइम पर आए हो, बिजली बिजा रखी है। ले बहू हाथ पंखा कर ले, थोड़ा अच्छा लगेगा। शीतल बिना कुछ कहे हाथ पंखा करने लगती। पूरा टाइम एसी में रहने की आदत होने के चलते शीतल के शरीर से पसीना टप टप कर निकल रहा था। हे भगवान, ये हाथ पंखा करने का कोई फायदा नहीं। पूरा का पूरा शरीर पसीने से चिपचिप कर रहा है। इतनी तगड़ी गर्मी मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रही। बस जल्दी से बिजली आ जाए। तभी काफी देर हो गई थी। बिजली आ जाती है और पंखे की हवा से शीतल को राहत आती है। जेठानी जी, मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए, मुझे थोड़ी देर आराम करने का मन है। अच्छा ठीक है देवरानी जी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। आशा शीतल को कमरे में लेकर आती है, जो कि गर्मी से भट्टी जितना तप रहा था। जेठानी जी, ये कमरा तो बिल्कुल ज्वालामुखी जितना खौल रहा है। आप लोग कैसे सोते इतनी गर्मी में? देवरानी जी, हम में से कोई भी कमरे के अंदर नहीं सोता, बल्कि हम सब तो घर के बाहर सोते हैं। घर से बाहर सोने की बात सुनकर शीतल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मगर आप सब लोग घर खाली छोड़कर बाहर क्यों सोते? बाहर तो और भी ज्यादा गर्मी लगती होगी। बिल्कुल नहीं देवरानी जी, खुले में सोने का अपना ही मजा है। रात में तो बाहर खूब ठंडी ठंडी हवा चलती, नींद भी अच्छी आती है। आज तुम जब हमारे साथ बाहर सोओगी तो देख लेना, इतनी बढ़िया नींद आएगी और सुबह तुम्हें फ्रेश फील होगा। मैं तो नहीं सोने वाली घर से बाहर, मैं तो कमरे में ही सोऊंगी। देखते देखते कुछ देर में रात हो जाती। आशा सबके लिए खाना बनाती। खाने की खुशबू कमरे में बैठी शीतल की नाक तक पहुंचती है। हाँ, इतनी अच्छी खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है डिनर बन गया है। भूख लगी है, खाना खा लेती हूँ। शीतल जैसे ही डिनर करने के लिए कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि नीतू ने हाथों में बड़ी सी चटाई ले रखी और आशा रोटी सब्जी का बर्तन और प्लेट बाहर रखने जा रही थी। अच्छा हुआ छोटी भाभी जो आप खाने के लिए खुद ही बाहर आ गई, मैं आपको डिनर के लिए बुलाने वाली थी। वो तो ठीक है, लेकिन ये सारा खाना चटाई लेकर बाहर कहाँ जा रही हो? कम से कम डिनर तो अंदर बैठकर किया जा सकता है। भाभी अंदर तो काफी घुटन सी हो रही है और बिजली भी चली जाती है, इसलिए हम सब बाहर चटाई बिछाकर ठंडी ठंडी हवा में रोटी खाते हैं। देवरानी जी, तुम जग में पानी भर कर ले आओ, मैं खाना परोस दूंगी, तुम पानी दे देना। जी अच्छा। शीतल अंदर ही अंदर खुंदक खाते हुए जग में पानी लेकर बाहर आती है, जहां चौखट के ऊपर टान में लालटेन जल रहा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे शीतल का गुस्सा उड़न छू हो जाता है। अरे वाह, घर के बाहर तो सचमुच में बर्फ के जितनी चिल्ड हवा चल रही है। ऐसी हवा के आगे तो एसी भी फेल है। नीतू जमीन पर चटाई बिछा देती और सभी ठंडी ठंडी बहती हवा में डिनर करते। तभी रोहन गौरी, आज तो आसमान में कितने तारे निकले, मुझको तो बड़ा मजा आता है तारों की छाव में सोकर। आज तो चाची भी हमारे साथ सोने वाली है, आज तो चाची के साथ अंताक्षरी खेलेंगे। यहाँ गर्मी से मेरा कचुम्बर निकल रहा है और इन कच्चे बच्चों को अंताक्षरी खेलना। फटाफट से खाना लपेटकर मैं तो सीधा बिस्तर पकड़ूंगी। कुछ देर में पूरा ससुराल खाना खा लेता है। तभी कमला जोर की डकार मारती है। कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, अब तो मेरा पेट गड़ रहा है। दिनेश बेटा जल्दी से खाट बिछा दे। जी दादी, बस बिछा रहा हूँ। क्या कहा? हम सब बाहर खाट पर सोने वाले हैं? घर में गद्दे नहीं है? देख लो, दिखाने लगी ना नखरे ये शहरी बहू, इसको बाहर सोने के लिए गद्दा चाहिए। मैं तो पहले ही कहा था शहर की रही लड़की गांव के रहन सहन में नहीं जमेगी। ये दादी सास तो एक नंबर की टेढ़ी खीर है। खटिया पर सोने की बात को लेकर बाल की खाल निकाल दिया। दादी जी, मैं सो जाऊंगी खाट पर। देखा माँ जी, बहू सो जाएगी खाट पर, अब आप भी सो जाइए। अब सारा ससुराल एक लाइन से बाहर लेट जाता है। ये भगवान, ये खटिया तो कितना ज्यादा चुभ रहा है, ऐसे तो मैं सो नहीं पाऊंगी। भाभी क्या हुआ आपको? खटिया पर दिक्कत हो रही है तो खाट बदल लीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। कुछ ही देर में हवा चलते चलते एकदम से रुक जाती है और आसमान में टिमटिमाते तारे पर घटाएं घिर आती हैं। शीतल के खटिया के नीचे मोटे मोटे मच्छर भिनभिनाने लगे। हाँ मम्मी, जोर का मच्छर काट लिया, ऊपर से हवा भी नहीं चल रही। सच में एकदम से गरम गरम सा मौसम कर दिया लगता है। अभी तो आसमान भी एकदम साफ था, घटाएं जम गई, बारिश होगी तो मौसम ठंडा कर देगा। सो जा। सब आंखें भींच कर सो जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है और आसमान में जोरदार बिजली गरजने के साथ बारिश होने लगती है। हे भगवान, मुझ पर पानी किसने टपकाया? शीतल ने आंख खोलकर देखा कि बारिश काफी तेज की हो रही थी। ऐसे में ससुराल वाले सो रखे थे। भगवान जी, इतनी बारिश में भी मेरे कुंभकर्ण ससुराल वाले कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं? माँ जी, पापा जी, सब लोग जल्दी से उठकर अंदर चलिए, बारिश स्टार्ट हो गई है। अरे बहू, बारिश पर ध्यान मत दे, 2-4 बूंद बरस कर छूट जाएगी। देख कितनी बढ़िया एसी फेल करने वाली हवा चल रही है, सो जा।
इतना कहकर कलावती सो जाती है। पूरा का पूरा ससुराल, जहां बारिश में भी बाहर बड़ी आराम से सो रहा था, शीतल के खटिया के चारों तरफ जैसे मोटे मोटे मच्छर बिनर बिनर करते हुए कभी उसके मुंह पर काटते हैं तो कभी हाथ पैर पर। जाओ भागो यहाँ से, नहीं तो मसल कर रख दूंगी। इन मच्छरों ने तो मेरा खून पी लिया, मुझे नहीं सोना बाहर। गुस्से में तिल मिलाकर शीतल तकिया लेकर घर के अंदर कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है। शुक्र है उस खटिया से बाहर बारिश में सोने से अच्छा ये बेड नरम है, यहीं सो जाती हूँ। क्या बात है, अभी तो पंखा भी फर्राटेदार चल रहा है। शीतल कंफर्टेबल होकर कमरे में सो जाती, तभी वोल्टेज कम होने के चलते पंखा कभी तेज चलता तो कभी धीमे हो जाता। हे भगवान, ये पंखा भी कितना मरा मरा चल रहा है। गांव की बिजली का यही हाल है, कभी वोल्टेज भाग जाता है तो कभी सिग्नल भाग जाता है। बड़बड़ाते हुए शीतल किसी तरह नींद से भरे होने के चलते सो जाती। आधा घंटा ही गुजरा था कि बिजली चली जाती, जिससे बिस्तर पसीने से तर हो जाता और वो जग जाती है। भैंस की आंख, इस बिजली को भी अभी भागना था। यहाँ कमरे में तो बिना बिजली के गर्मी में उबलने से अच्छा बाहर बारिश में ही सो जाती हूँ। बेचारी बहू तकिया लेकर दोबारा बाहर आकर अपनी जगह पर आती है और बगल में सो रहे पवन का चादर खींचकर मुंह तक ओढ़ लेती है। अब चाहे बारिश हो या मच्छर, सो जाती हूँ। 2-3 घंटे में ही सुबह हो जाती। सुबह के 5 बजते ही जैसे सूरज की किरण फूटती है, कमला सबको उठाने लगती है। हे भगवान, सूरज देवता निकल गए और तुम सब अभी तक पूरब की तरफ पैर किए सो रहे हो, चलो उठो। कमला की कड़क डांट सुनकर सभी उठकर अपनी अपनी खाट उठा लेते, लेकिन सुबह का वातावरण ठंडा होने के चलते शीतल गहरी नींद में सोई थी। अरे वाह, शहर वाली पोता बहू, चल उठ भी जा, बिहान हो गया। अरे यार, कौन है कचर कचर करके मेरा कान बका रहा है, सोने भी नहीं दे रहे। तौबा तौबा, देखो कितनी खच्चर बहू है। अरे उठती है कि एक बाल्टी पानी लाकर नहला दूं। कमला की आवाज से शीतल जल्दी से उठ गई और अपने से पहले ससुराल वालों को उठा हुआ देख असहज सी हो गई। सब लोग कब उठे, मुझे पता भी नहीं चला। बहू तो आराम से नींद खींच कर सोई थी। कैसा लगा एसी जैसी हवा खाकर सोने में? नींद तो बढ़िया से आई। खाक बढ़िया नींद आई। अंदर बाहर करने में ही रात के 2 से 3 बज गए थे और 5 बजते ही ये लोग उठ गए। शीतल ने जल्दी से सारा बिस्तर समेटा और सब घर में आ गए। माँ जी, सबके लिए खाने में क्या बना दूं? बड़ी बहू, तीनों टाइम तो खाना पीना तू ही बनाती है, एक टाइम पर खाना शीतल बहू से बनवा ले। आखिर इसकी पहली रसोई की रस्म करनी है। कलावती, पहले पूछ ले तेरी बहू को पूरी पकवान छानने भी आते हैं कि बस मैदे वाली मैगी बना लाए। दादी जी, मुझे सब चीज बनाने आती है। जेठानी जी, आप मुझे रसोई दिखा दीजिए, मैं बना लूंगी। अच्छा ठीक है, आओ। आशा शीतल को रसोई दिखाती है। ये रहा रसोड़ा, अब तुम खाना बना लो। रसोई के अंदर गैस चूल्हा देख शीतल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, शुक्र है कम से कम रसोई में गैस चूल्हा लगा है, वरना तो बाहर गर्मी में बैठकर खाना पीना बनाना पड़ता। शीतल, खाना तो शुरू से गैस चूल्हे पर ही बनता है, बस केवल सब्जी में मसाला डालने के लिए मसाला सिलबट्टे में पिसता है। कोई नहीं, मुझे मसाला पीसना आता है, मैं सिलबट्टा चला लूंगी। अब शीतल सब्जी काट कर आटा मार कर रख लेती है और गैस का फ्लेम कम रखकर गोभी फ्राई करने को डालकर बाहर सिलबट्टी पर मसाला पीसने चली जाती है, जहां मिर्ची जितनी तीखी धूप निकल रखी थी। बाप रे बाप, बाहर तो कितनी तेज धूप निकल रखी है। पता नहीं सिलबट्टा रसोई से बाहर क्यों लगा रखा है। शीतल जैसे ही मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे को पानी से धोती है तो भपका फेंकने लगता है। हे भगवान, कितना गर्म सिलबट्टा हो रखा है, मेरे तो हाथ की खाल सी निकल गई। तभी एकदम से धूप हल्की हो जाती है और छांव छा जाता है। आसमान का रंग काला कर देता है और बादल घुमड़ते हुए बरस जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो मौसम का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, कभी धूप कर देता है तो कभी एकदम से बारिश। बेचारी बहू बारिश में भीगकर बाहर बैठकर मसाला पीसकर अंदर लाकर सब्जी बनाती। देखते देखते एक बार फिर रात हो जाती है। हल्की हल्की बारिश भी होनी जा रही थी। बारिश होती देखकर शीतल के मन में लड्डू फूट रहे थे। चलो अच्छा, आज जमकर बारिश हो रही है, आज तो सब घर में सोएंगे। तभी सभी को खाना खिलाकर नीतू जाकर बाहर खटिया बिछाने लगती है, जिस पर शीतल टोकती है, नीतू तुम इतनी बारिश में बाहर बिस्तर किस लिए कर रही हो? सब लोग अंदर सोएंगे। भाभी, हमें बाहर सोने की आदत पड़ गई, इसलिए अब घर के अंदर किसी को भी नींद ही नहीं पड़ेगी। पर इतनी तेज बारिश में सब लोग कैसे सोएंगे? देखो कितने मोटे मोटे मच्छर लग रहे हैं, ये मच्छर डेंगू पैदा करते हैं। अरे शीतल, ये डेंगू वाले मच्छर नहीं है, बल्कि घर के पास ही मक्के का खेत है ना, उसी में से आ जाते हैं। ये मच्छर हैं, इनके काटने से डेंगू मलेरिया जैसी कोई परेशानी नहीं होती है। पवन जी, माना कि इस मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होगा, लेकिन ये कितनी तेजी में काटते हैं, जहाँ काट लेते हैं लाल कर देते हैं और हाथ पैर भी सुझा देते हैं। आज तो पूरे दिन बारिश हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इन मच्छरों को जुगाड़ कर देता हूँ।
जिसे मच्छर भी नहीं लगेगा और सब ठंडी ठंडी हवा में मजे से सोएंगे। पवन और दिनेश दोनों सबके खटिया में मच्छरदानी टांग देते। तो लग गया मच्छरदानी, अब एक भी मच्छर नहीं लगेगा। अब सभी लाइन से खटिए के अंदर लेट जाते हैं, पर मच्छरदानी लगने के बाद भी खटिए के नीचे से छोटे छोटे मच्छर काट रहे थे। क्या फायदा ये मच्छरदानी लटकाने का, मच्छर तो अभी भी खून पी रहे हैं। हे भगवान, मैं यहाँ इतने पापड़ बेल रही हूँ ताकि सब लोग बाहर छोड़कर घर में सोएं, लेकिन सबको खुले में सोने का चस्का लग गया है। बेचारी शीतल बुदबुदाते हुए सबके बीच बाहर सोती है। आहा, आज तो खूब बढ़िया बारिश हुई है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आज तो चैन की नींद पड़ेगी। अजी इतनी ताजी ताजी हवा बाहर सोकर शरीर को लगती, शरीर कितना तंदुरुस्त रहता है। और वहीं बिजली पंखे की जितना भर भर कर हवा खा लो, सुस्ती सी छाई रहती दिन भर। पूरा परिवार ठंडी ठंडी हवा खाते हुए बाहर खुले में आराम से सो जाता और कुछ ही देर में सब खर्राटे भरने लगते हैं। तभी आंगन में खटिया के नीचे पानी लगे होने के चलते मेढक उछलते हुए टरटर करने लगते हैं, जिससे शीतल डर जाती है। कौन है ये? खटिया के नीचे क्या उछल रहा है? कहीं सांप तो नहीं है? तभी एक बड़ा सा मेढक टरटराते हुए मच्छरदानी से चिपक जाता है, जिससे शीतल की चीख निकल जाती है। हाँ, पवन जी, जेठानी जी उठिए। अरे क्या हुआ शीतल, तुम डर क्यों गई? जेठानी जी, मेरे खटिया के नीचे कुछ है। तभी कमला टॉर्च जलाकर देखती है कि आंगन में पानी जमा होने के चलते कुछ छोटे बड़े मेढक जमा हैं। हे भगवान, पोता बहू तू एक जरा से मेढक से डर गई। अरे बारिश के मौसम में तो मेढक कान खजूरा वगैरह निकलते रहते। तब पवन मेढक को उठाकर कुछ दूर फेंक देता है। तभी पड़ोसन सुजाता अपने पक्के मकान से बाहर निकलती है। अरे क्या है, तुम लोग को आधी रात को भी चैन नहीं होता क्या? इतनी अच्छी खासी नींद आई थी, नींद खराब करके रख दिया। घर में सोया करो, जब देखो बाहर बिस्तर लगाकर जम जाते हैं। सुजाता के ताना कसने पर कलावती गुस्से में भड़सी गई। सुजाता बहन, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही? हम अपनी जमीन में बसे हुए, चाहे घर में सोए या बाहर, तुम अपने से मतलब रखो। थोथा चना बाजेगा ना, इन पड़ोसियों से मुंह लगना बेफजूल है। सुजाता बुदबुदाते हुए बालकनी से अंदर चली जाती है। वहीं मच्छरदानी में मेढक चिपटने के चलते वो फट जाती है और ढेर सारे मच्छर मच्छरदानी में घुसकर शीतल को काट काट कर सुझा देते। वहीं बच्चे भी चिड़चिड़ करते। मम्मी, बच्चे काट रहे, पंखा कर दो ना। अच्छा ठीक है, करती हूँ, सो जाओ। और दिन तो बाहर सोने पर झरझर सी हवा लगती है, आज तो चुन चुन मच्छर काट रहे हैं। मम्मी जी, आज इतने मच्छरों में नींद नहीं आने वाली है, अंदर चलकर सोते हैं। बहू, घर के अंदर तो और घमस सी भरी होगी, बाहर कम से कम थोड़ी राहत है, सो जाओ। कल से बिस्तर करके कछुआ मॉर्टिन जलवा लेंगे। हे भगवान, कैसे ससुराल वाले, इनको समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के जैसा है। अगली सुबह शीतल जब कमरे में आकर आईना देखती है तो मच्छर काटने से उसके मुंह पर लाल लाल दाने निकल गए थे, जिसे देख नीतू मजाक बनाती है। छोटी भाभी, मच्छरों ने आपके चेहरे पर क्या मस्त टैटू बनाया है। मन तो कर रहा है इसका सर फोड़ दूं। नीतू, ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। शीतल को हाइपर देखकर नीतू कमरे से चली जाती है। देखते देखते दिन गुजरता है और दोबारा से रात हो जाती है। सोने से पहले कलावती आंगन में धुआं कर देती है ताकि मच्छर भाग जाए। हे भगवान, कहीं आग तो कहीं धुआं धुआं। माँ जी, आपने ये धुआं किस लिए कर रखा है? बहू, वो बारिश के चलते बहुत सारे मच्छर हो गए ना, इसीलिए धुआं किया ताकि मच्छर मर जाए। कलावती, ये धुआं करके कितना ही मच्छर मार लोगी, इससे अच्छा घर में सो। तुम लोग तो खुद बाहर सोते ही हो, बेचारी बहू को भी सुलाते हो। हमारी बहू का हमारे साथ बाहर सोने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं, इसीलिए तुम मेरा घर खराब मत करो, जाओ। सुजाता अंदर चली जाती। वहीं रोज रोज बाहर सोने के चलते कभी मच्छर तो कभी गर्मी कभी बरसात से बेचारी शीतल सो नहीं पाती और कुछ दिनों के बाद शीतल को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन इनको ठंडक में रखना है और नींद पूरी करनी है। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, हम ख्याल रखेंगे। शीतल अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाते हुए मन में खिचड़ी पकाती है। इससे अच्छा मौका मुझे और नहीं मिलेगा अपने ससुराल वालों को लाइन पर लाने का। देखते ही देखते रात के सोने का टाइम हो जाता है। तभी शीतल, पवन जी, आज मैं बाहर नहीं सो पाऊंगी, बहुत बेचैनी सी हो रही है। चल कोई नहीं बहू, तू आज घर में सो जा और पवन तू भी बहू के साथ सो जा। चलो अच्छा है, आज मैं आराम से नींद पूरी करूंगी, बाहर सोने का झमेला नहीं। उस दिन शीतल काफी ज्यादा आराम से पंखे में सोती है, पर पवन को कमरे में नींद नहीं आती, इसलिए आधी रात को तकिया लेकर बाहर जाकर सो जाता है। इसी तरह धीरे धीरे शीतल कमरे में एसी लगवाने को कहती है। पवन, मैं अब इतनी गर्मी में बिना एसी के एडजस्ट नहीं कर सकती, या तो तुम मेरे लिए एसी लगवा दो या फिर मुझे मम्मी के पास छोड़ाओ ताकि मैं कूलिंग में रहूंगी, और इतनी बिजली भागती है तो इसके लिए भी इन्वर्टर लगवा दो। पर शीतल,
बाहर खुले में कितनी अच्छी हवा चलती है, तो फालतू में खर्चा लगाने की क्या जरूरत है। आज से बाहर सोकर देखो। बिल्कुल भी नहीं, अब मैं बाहर नहीं सोने वाली हूँ। अरे तुम लोगों को घर छोड़कर बाहर नींद आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं आती। मच्छर इतना काट खाते हैं। तभी कमरे के बाहर से गुजरते हुए कलावती दोनों की बहसबाजी होते हुए सुन लेती और कमरे में आकर सुरेंद्र से कहती है, अजी मैं सोच रही हूँ एसी लगवा दूं, अभी उसके पैर भारी हैं तो आराम से सो सकेगी। पर कलावती, ऐसी हालत में बहू को खुली ताजी हवा में सोना लाभदायक है। ये एसी पंखे की हवा सेहत खराब करती है। अजी जानती हूँ, लेकिन बहू शहरी मिजाज की है, उसे बाहर सोना अच्छा नहीं लगता। मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे, तुम कल एसी खरीद कर लगवा दो। अगले दिन सुरेंद्र एक एसी की दुकान से एसी खरीद कर लाता और शीतल के कमरे में सेट करवा देता है। जैसे ही एसी चालू होता है तो पूरा कमरा कूलिंग से भर जाता है। तभी दोनों बच्चे ठंडी हवा खाते हैं। हाँ मम्मी चाची के कमरे का एसी कितनी ठंडी ठंडी हवा दे रहा है, हम भी अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं, फिर बड़ी मजे से सोएंगे। बेटा चाची का बाबू होने वाला है ना, इसलिए उनके लिए एसी लगा, हम बाहर तारों की छांव में सोएंगे। अब शीतल एसी चालू करके कमरे में सो जाती है, वहीं पूरा ससुराल बाहर बूंदाबांदी में सोता है, जिससे एक दिन रोहन को बुखार सा लग जाता है। मम्मी मुझे स्कूल नहीं जाना, तेज की बुखार है। आशा जैसे रोहन का सर छूती तो काफी तेज गर्म लगता है। माँ जी, रोहन को फिर से बुखार चढ़ गया, रात को इसे दवाई भी दी थी। बहू लगभग 4-5 दिन हो गए रोहन को बुखार लगते, इसका बुखार क्यों नहीं छूट रहा। जेठानी जी, एक बार रोहन का ब्लड टेस्ट करवा कर देख लीजिए, क्योंकि बार बार बुखार आना, उल्टी लगना डेंगू के लक्षण हैं। शीतल की बात सुनकर सारा ससुराल टेंशन में आ जाता और रोहन का ब्लड टेस्ट करवाते हैं और कुछ देर बाद, डॉक्टर साहब रिपोर्ट में क्या आया है? मेरा रोहन ठीक है ना? देखिए, आपके बेटे को डेंगू है। ऐसी बारिश के मौसम में आप लोगों को घर में सोना चाहिए, बाहर नहीं, क्योंकि बारिश के पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं। ऐसे मौसम में डेंगू मलेरिया के हजारों केस आते हैं। बच्चे को हल्का खाना देना है और बारिश से बचाव करना है। डॉक्टर के बात को ध्यान में रखते हुए दिनेश घर आकर सबको घर के बाहर खुले में सोने को मना करता है। आज से जब तक बारिश का मौसम है सब लोग घर में सोएंगे, क्योंकि डेंगू मलेरिया के बहुत केस आ रहे हैं। तब तो घर में सोना ही ठीक रहेगा, डॉक्टर के पास पैसे झोंकने से अच्छा है हम घर में सो लेंगे। उस दिन सारा ससुराल बारिश में घर के अंदर कमरों में सोता है, लेकिन लंबे वक्त से बाहर सोने की आदत लगी होने के चलते सबको दिक्कत होती है। हे भगवान, इस पंखे की हवा खाकर तो मुझको नींद ही नहीं पड़ेगी। आशा बहू, मेरे लिए बाहर खटिया बिछा दे, मैं तो वहीं सोऊंगी। आशा रामकली का बिस्तर बाहर कर देती है और मच्छरदानी लगा देती है, लेकिन रात में फिर से बारिश होने के चलते रामकली घर के अंदर भागती है। ऐसा ही हाल घर के बाकी सदस्यों का भी था। अजी, तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? इतनी घमस भरे कमरे में नींद आए तब तो सोऊं, मन बेचैन हो रहा है। अजी, कमरे में भपका तो है, चारों तरफ से बंद जो पड़ा है कमरा। गर्मी में परेशान कलावती खिड़की खोलती है। बाहर बारिश हो रही थी और ठंडी ठंडी हवा कमरे में आती है, जिससे ठंडक सी हो जाती। समय गुजरता है, धीरे धीरे अब पूरे ससुराल वालों की घर में सोने की आदत बनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर के बाहर सोने की आदत के चलते शीतल को कमरे में सोना नहीं जचता, इसीलिए कभी कभी सुहावने मौसम में सब बाहर भी बिस्तर डाल लेते, जहां शीतल भी आराम से सो जाती है।